नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार प्रवास के दौरान 3 विधानसभाओं में नामांकन रैलियों में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल पहले भी कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी रहे हैं और उन राज्यों में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, यह पूरा देश जानता है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बीजेपी की मजबूती और आगामी चुनावों में जीत का विश्वास भी जताया। प्रवास में जा रहे हैं, वहां विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा की नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। अब वो तो पहले भी कई बार जा चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी बनकर जा चुके हैं और वहां पर क्या परिणाम आया है कांग्रेस का देश को मालूम। उधर राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सभी मंत्री, विधायक और नेता मौजूद रहे। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि मुझे जो भी पद मिले अपने कार्यकर्ताओं की वजह से मिले। राजनांदगांव विधानसभा के सहित पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और एक जन्मदिन का एक आयोजन, ये 2025 का वर्ष हम लोग के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल की यात्रा छत्तीसगढ़ की विधानसभा की हो गई, 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए। छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ और 2000 से यात्रा करते करते 25 साल हो गए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, मोदी जी के कार्यकाल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मिला के पूरी यात्रा में गुजरात से शुरू करके 2014 से अभी तक 24 साल पूरा करके 25 साल उसका भी पूरा हो रहा है। और आज 25वां वर्ष जब शुरू होता है, संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होते हैं, 100 साल होते हैं। तो अद्भुत संयोग है और आज एक जन्मदिन का भी अवसर है। कार्यकर्ता बधाई देने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से लेकर यहां तक, और शाम को भी एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सब आमंत्रित हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा भी हूं, राजनांदगांव ने ही मुझे बनाया है। वो चाहे मंत्री हो केंद्र में, वो चाहे मुख्यमंत्री 1 बार 2 बार 3 बार हो, या विधानसभा का अध्यक्ष हो। ये गौरवशाली स्थान तभी मिला जब राजनांदगांव ने मुझे विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो दिल्ली गया। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है इस क्षेत्र की जनता को। और मैं इस अवसर पे सभी राजनांदगांव के निवासियों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक दृष्टि से जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूं, ये संस्कार धनी राजनांदगांव का चमत्कार है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बस्तर में भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए कार्यक्रम होंगे। उन्होंने जहां एक तरफ सरकार की ओर से नक्सलियों के लिए चलाई जा रही पुनर्वास नीति का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ वे विरोधियों पर निशाना साधते भी नजर आए। भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे, वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं, आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा
अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं, जो होना है बस्तर में ही होगा, मुख्यालय बस्तर के जगदलपुर में होगा और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है और जो भी मुख्यधारा में आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाए। निसंदेह ये 3 ही जिले हैं, इसमें भी नारायणपुर आप कहें कि काफी हद तक अब मुक्त हो चुका है, बीजापुर और सुकमा भी काफी हद तक मुक्त हुआ है। बीजापुर ही अब वो जिला बच गया है जिसमें परेशानी अभी भी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये सोचता हूं कि बस थोड़े ही समय में वहां पर भी। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अक्टूबर महीने में देश का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण अभियान हुआ। इस अभियान में माड डिवीजन के करीब 130 नक्सलियों ने 70 से ज्यादा हथियारों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया। इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दक्षिण सब जोनल कमेटी के शीर्ष नेता और नक्सली प्रवक्ता रूपेश उर्फ सतीश भी शामिल रहे। आत्मसमर्पण स्थल भैरमगढ़ था, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और इंद्रावती नदी में विशेष मोटर बोट भी लगाई गई थी ताकि नक्सली सुरक्षित पहुंचे। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे माड़ क्षेत्र में नक्सली संगठन की पकड़ खत्म हो गई। आत्मसमर्पण अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजापुर में इस अभियान को लाल आतंक के सफाई के तौर पर देखा जा रहा है और इसे देश के सबसे बड़े माओवादी आत्मसमर्पण में से एक माना जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, सुकमा और अंतागढ़ क्षेत्रों में भी समान अभियान जारी है, जो नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में निर्णायक कदम है। इस अभियान ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए नक्सलियों को पुनर्वास और फिर से समाज में समाहित करने की नीति को भी रफ्तार दी है। बीजापुर जिला में आज जिस प्रकार जानकारी निकाल के आई कि बैरमगढ़ ब्लॉक का जो इंद्रावती क्षेत्र है, माड़ का जो हिस्सा है, उस हिस्से में उस क्षेत्र में रहने वाले जो बड़े कैडर के माओवादी रूपेश और उसके टीम समेत आज सुरक्षा जवानों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का जो जिस प्रकार जानकारी मिला, जिसको ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम लोग इस वक्त उस स्थान में पहुंचे। हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं हमारे सामने आप जो जवान है किस प्रकार उन माओवादियों को मुख्यालय पहुंचाने के लिए जो सुरक्षा में खड़े हैं और माओवादियों को मुख्यालय पहुंचाने के लिए जवान लगातार उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। जो भी यहाँ से आना जाना कर रहे हैं उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे, हालांकि मीडिया को भी जाने नहीं दे रहे हैं। देखना होगा आगे कितने बड़े संख्या में और कुल कितने संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण करने वाले हैं। जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि 130 माओवादी से भी अधिक जानकारी, जिस प्रकार मेरे को सूत्रों के ओर से जो जानकारी मिल रहा था, लगभग 130 से अधिक बताया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार भारत देश के जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री जो माओवादियों को खात्मा करने का डेडलाइन दिया है, उसके बाद से जो जवानों ने जिस प्रकार माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है, जिस प्रकार माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। परसों की जो खबर है, महाराष्ट्र में जो 60 माओवादियों ने 50 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है मुख्यमंत्री के हाथ में। अब देखना होगा ये आगे किस प्रकार और कितने संख्या में माओवादी आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में वन विभाग की तरफ से कूप कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्व वन मंडल भानु प्रतापपुर के सभी परिक्षेत्रों में भी कूप कटिंग का कार्य जोरों पर है। कूप कटिंग का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधों की कटाई करना जिनका उपयोग नहीं होता है, जिससे आसपास के अन्य वृक्षों को जो है बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही जंगल के संवर्धन के लिए भी ये उपयोगी है।
दुर्ग कोंदल के एक परिक्षेत्र अधिकारी ठाकुर ने कहा कि जंगल के संरक्षण और संवर्धन के लिए कूप कटिंग का कार्य किया जाता है। पर कूप कटिंग के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ पीछे देख सकते हैं फॉरेस्ट के सभी जो लोग हैं जो वनों को संवर्धन के लिए काम करते हैं वो यहाँ पर कूप कटिंग के लिए वृक्षों का सीमांकन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दुर्गकुंदल परिक्षेत्र के रेंजर ठाकुर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर कूप कटिंग का कार्य कर रहे हैं, किस तरह से होता है कूप कटिंग, होता क्या है? अभी इसका सर्वे सीमांकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आने वाले साल में इसका कटिंग चालू होगा। अभी तो मात्र सर्वे सीमांकन, डेम मार्किंग, उसके बाद इसमें वो ले रहे हैं कि जो गिरे पड़े, सूखे, मरे पोलाट इस स्थिति में है उसी को लेते हैं कूप में, और मतलब उससे हमारा जंगल अच्छा से हो जाता है, उसका कॉपीस आता है। ये तो उसके हिसाब से कूप का कार्य योजना के हिसाब से लेते हैं, कहीं भी नहीं लेते इसका। 10 साल का वो कार्य योजना बने रहता है, उसके हिसाब से इस कंपार्टमेंट। लगातार अभी देख रहे हैं कि कूप कटिंग का कार्य चल रहा है, सिर्फ एक ही परिक्षेत्र में है या फिर डिवीजन में पूरे 4 परिक्षेत्र आते हैं उस सारे परिक्षेत्र? नहीं, सभी मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में है इसका पूरा, जिसका कार्य योजना वर्किंग प्लान बना है उस हिसाब से। कूप कटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो वृक्ष है उनको संवर्धन के लिए यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, और भी लोग हमसे बात करेंगे। निजाम साहब, लगातार आप लोग यहाँ पर कूप कटिंग के लिए वृक्षों का चिन्हांकित कर रहे हैं, ये कब तक वर्किंग प्लान है और कब तक चलेगा आगे? वर्किंग प्लान जैसे 10 वर्षों का रहता है कार्य योजना के हिसाब से, तो उस 10 वर्षों के हिसाब से जैसे वर्किंग प्लान के तहत जिस कंपार्टमेंट का मतलब वो काटने का सीमांकन कार्य करने का रहता है, प्रति वर्ष एक ही का नहीं रहता, अलग अलग कार्य रहता है। उसी हिसाब से अपना सर्वे सीमांकन और सर्वे सीमांकन करने के बाद दूसरे वर्ष उसको कटाई किया जाता है। यहाँ पर आज ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को, किस तरह से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है? ये ट्रेनिंग सबसे पहले तो सर्कल स्तर में होता है, जो जिसके लिए हम लोग माकड़ी गए थे कोंडा गाँव में, और ये अभी हमारा जो ट्रेनिंग है ये डिवीजन स्तर पे है। पूर्व भानु प्रतापपुर का जो ट्रेनिंग है वो भुस्की सर्कल दुर्गकुंदल रेंज पे। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखने को मिलता है? ट्रेनिंग के दौरान सारी जो प्रक्रियाएं हैं सर्वे सीमांकन से लेके डेब मार्किंग, उसके बाद पातन करना, लघुण कार्य करना, पत्तीकरण करना, और जो अभी जो वृक्ष है इनको चिन्हांकित किए हैं अभी लगातार, इसका कटिंग कब होगा और कब तक लग रहा है कि ये सारे जो सीमांकन कार्य आप लोग के जो कंप्लीट होंगे, और कब तक इनका जो कटिंग कार्य किया जाएगा? कटिंग जो है अगले वर्ष शुरू करेंगे, जैसे ही हमको अनुमति मिलता है वैसे ही जो है ये अक्टूबर महीने से कटाई जो है चालू हो जाता है। जैसे इस महीने 1 अक्टूबर से कटाई मतलब अगर जो होगा कटाई वो 1 अक्टूबर से चालू हो चुका है हमारे दूसरे कूपों में। फिर उसके बाद ये जो कार्य है ये जो है आपका परिवहन जो है मई महीने के 31 मई तक जो है इसको कंप्लीट करना रहता है। इस तरीके से पूरा कूप का कार्य जो है कंप्लीट होता है। जी, तो देख सकते हैं कि फरवरी माह तक जो है कूप का कार्य जो सर्वे का काम होगा वो कंप्लीट होगा, और जंगल को संवर्धन और बेहतर बनाने के लिए इस तरह से जो कूप कटिंग का कार्य किया है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बार जो है चिन्हांकित करने के बाद अगले वर्ष इन वृक्षों का कटिंग करके बेहतर जंगल को और बनाया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल निजाम, हर खबर छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को,
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगह आपका खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान सहयोग केंद्र में 200 से अधिक कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे और मंत्री जायसवाल से मुलाकात कर आवेदन दिए। जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज और सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं अब दूसरी ओर 16 अक्टूबर को महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी सहयोग केंद्र में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगी। समस्याओं को लेकर आज सहयोग केंद्र में उपस्थित हुए, उसमें से कई ऐसे समस्या हैं जिनका त्वरित निराकरण भी किया गया और कई ऐसे उनकी जो समस्याएं थी, मांग थी,
उनको संबंधित विभाग को भेजने हेतु हम लोग उसकी तैयारी करके भेज देंगे। उनमें अधिकांश रूप से जो मांगे थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मेरे पास है, इसलिए इलाज संबंधी और हॉस्पिटल का उन्नयन, नए हॉस्पिटल की स्थापना, हॉस्पिटलों का मरम्मत, कहीं बाउंड्री वाल, ऐसे समस्याओं की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में जैसे राजस्व के जमीन संबंधी कुछ मामले थे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में उनके क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ऐसे तमाम निर्माण विकास के कार्यों की भी मांग आज आई है। यह जो आवेदन आया उनमें शिकायतें भी आई है क्या विभाग को लेकर, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए? आज जो आवेदन आया है उसमें शिकायत ऐसा कोई किसी प्रकार का किसी नहीं रहा। विशेष रूप से मांग संबंधी ही आवेदन आया था। ये तो आप सब लोग जानते हैं, मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस और अपराध का तो बहुत समय से ही पुराना रिश्ता रहा है, और अगर कांग्रेस का अपराध से रिश्ता नहीं होता तो ये देश आज और आगे होता। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल का सुशासन हो, या माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भी जो 2 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, इस बीच में सारे अपराधी और गुंडा तत्व जो है भूमिगत हो गए हैं। और बगल के राज्य हमारे उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही है कि योगी बाबा किस प्रकार से बुलडोजर चलाकर अपराधियों को उसकी सबक सिखाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश में जितने भी जो अपराध होते हैं उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता नजर आती है। देखिए, जो अपराधी है या बुरा कार्य करते हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि वो जगह, वो परिस्थितियां, वो स्थितियां क्या हैं। वो व्यक्ति और स्थान को वो लोग नहीं पहचानते हैं, और ऐसे अपराधी तत्वों के ऊपर हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी भविष्य में भी, और अभी भी उठा रही है। क्योंकि ये दूसरे राज्य का विषय है। अब शायद बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं उसको अध्ययन भी नहीं किया हूं। आज सहयोग केंद्र संबंधी आप लोग और कुछ पूछा, पूछ चलिए, अंतिम जवाब मैं दे रहा हूं। इसके बाद सहयोग केंद्र संबंधी आप लोग पूछ लेंगे, नहीं तो हमारा ये समाचार आप लोग चला नहीं पाएंगे। देखिए, नक्सलवाद की मैं बात करूं तो व्यापक इसके लिए कम से कम मुझे भी 2 घंटे चाहिए होगा, लेकिन संक्षिप्त में इतना जरूर कहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, आपने डबल इंजन की सरकार में देखी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी की जिस प्रकार से लगन और कर्मठता का परिणाम है कि आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से दम तोड़ रहा है। और जो बातें एक सपना लगता था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा, ऐसे लोगों की जो सोच थी, आज वो चरिता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।